हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर 25 कंसेप्ट क्लासेस की हेल्प से आप अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं एंड यू आर एमिंग टू अचीव 50 प्लस मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स, यानी कि इस सीरीज के थ्रू यू आर क्लेमिंग डबल बेनिफिट, राइट। तो इन सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स लाने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। सो AFM जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, वहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 21 है आज। लेक्चर नंबर 21 इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले I would like to tell you that EduTap has launched a few courses: Master Course, Live Crash Course, Test Series, and a special course for your super fast exam preparation. इन कोर्सेज की डिटेल्स, इन कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है, ऑल ऑफ दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल समझते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या मतलब है? वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब है प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल। अब देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है ना। तो बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए बिजनेस विल रिक्वायर सम मनी, है ना। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए। रॉ मटेरियल से बिजनेस अपने फिनिश गुड्स बनाता है। गुड्स बनाने के बाद उन गुड्स को सेल किया जाता है। जब वो गुड्स मार्केट में सेल होने के लिए जाते हैं, कुछ गुड्स कैश पर सेल हो जाते हैं, कुछ गुड्स क्रेडिट पर सेल किए जाते हैं। मेजॉरिटी सेल्स जो हैं वो क्रेडिट पर ही होती है। तो क्रेडिट सेल्स से रिसीवेबल्स जनरेट होंगे, रिसीवेबल्स से फ्यूचर में हमें कैश मिलेगा, एंड देन दिस वर्किंग कैपिटल साइकिल इज कंप्लीट। अब कभी ऐसा तो नहीं होगा कि एक बिजनेस रॉ मटेरियल पहले जितना भी कैश है उससे रॉ मटेरियल लेकर प्रोडक्ट बनाएगा, और जब पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा फिर से उसके पास कैश आएगा, दोबारा से प्रोडक्शन तब स्टार्ट की जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। बिजनेस के पास एक लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए ताकि ये जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, ये चलता रहे। इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, राइट। तो एक वर्किंग कैपिटल साइकिल की लेंथ किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल है। इट डिपेंड्स कि वर्क इन प्रोग्रेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, उसको कितना टाइम लगता है, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनने में कितना टाइम लगता है। देन आपको कितना क्रेडिट रिक्वायर्ड है, मतलब आपको सप्लायर से कितना क्रेडिट मिल रहा है, और आप खुद अपने डेटर्स को कितना क्रेडिट दे रहे हो। दोनों ही, अपने कस्टमर्स को आप कितना क्रेडिट दे रहे हो, दोनों ही क्रेडिट पीरियड्स जो हैं आर वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जितना लंबा एक बिजनेस का वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा, उतनी ज़्यादा उस बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। कौन से फैक्टर्स हैं जो करंट एसेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। तो हमारा फोकस क्या है कि करंट एसेट्स हमारे पास कितने होने चाहिए, और ये चेंज क्यों होते रहते हैं, उन सब चीज़ों को समझना, है ना। वाई दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है मेरे पास नेचर ऑफ बिजनेस। डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल साइकिल का या करंट एसेट्स के रिक्वायरमेंट का कि मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर मेरा बिजनेस एक सर्विस बिजनेस है। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की क्या सिचुएशन है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ना रॉ मटेरियल की भी एडिक्वेट सप्लाई चाहिए, यानी रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस के केस में क्या होगा? सर्विस बिजनेस के केस में आपके पास इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहेगी, तो हमारी जो करंट एसेट्स है उसकी भी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बिजनेस का साइज वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत मैटर करता है। इफ़ द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, बिजनेस लार्ज साइज का है, तो आपको करंट एसेट्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री, ज़्यादा डेटर्स, ज़्यादा स्टॉक, सब चीज़ें। वेर एज अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल का है तो आपके पास कंपैरेटिवली कम इन्वेंट्री होगी, कम आपके रिसीवेबल्स होंगे, तो आपका जो करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी? कम होगी। देन प्रोडक्शन पॉलिसी बिजनेस की कैसी है? क्या बिजनेस कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन कर रहा है या बिजनेस फ्लक्चुएटिंग लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है? देखिए, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन वाले बिजनेस में
क्या होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन वाले बिजनेस में जो बिजनेस है उसको, उसकी जो इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट है वो स्टेबल रहेगी, यानी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी स्टेबल रहेगी। लेकिन जहाँ पर कभी हाई इन्वेंटरी प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी कभी हाई प्रोडक्शन हो रही है, कभी प्रोडक्शन लो हो रही है, तो इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट भी कभी हाई कभी लो, ऐसे ही करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी कभी हाई कभी लो। सीजनल वेरिएशन, अब कुछ बिजनेस होते हैं जो सीजनल डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एसी है, वुलन क्लोथ्स हैं, ये वाले बिजनेस ना सीजन से जो है अलाइन रहते हैं। तो सीजनल डिपेंडेंट बिजनेस के केस में क्या होगा, इफ देर इज अ पीक सीजन, जिस टाइम पर पीक सीजन है तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप बहुत प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, तो आपकी करंट एसेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आपका ऑफ सीजन चल रहा है ना, तब आपकी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो सीज़न पे डिपेंड करेगा सीजनल बिजनेसेस के केस में। तो सीज़न भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो करंट एसेट्स को जज करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड। ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है, अभी हमने पहले भी बात की है। इफ़ इट इज़ लार्जर, इफ़ योर वर्किंग कैपिटल साइकिल इज़ लार्जर, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, करंट एसेट ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है स्मॉलर है, स्मॉलर वर्किंग कैपिटल साइकिल, करंट एसेट्स कम, वर्किंग कैपिटल कम। क्लियर हो गए आपको ये सारे फैक्टर्स कि कैसे कैसे ये फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर कर चल रहे हैं करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट को। देन आगे बात करते हैं कुछ सोर्सेज करंट एसेट्स के, कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ से हमारे पास करंट एसेट्स बिजनेस में आ सकती हैं। फर्म के अपने वर्किंग कैपिटल फंड्स हैं, अक्रूवल्स हैं, ट्रेड क्रेडिट्स हैं, वर्किंग कैपिटल एडवांस है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्म की अपनी वर्किंग कैपिटल फंड्स के बारे में। देखिए, अगर एक बिजनेस की हम बात करें तो हमने ना ये पहले भी बात की हुई है कि जो करंट एसेट्स है ना, हमने रेशोज में टॉपिक डिस्कस किया था कि जो करंट एसेट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग मिक्स तरीके से होनी चाहिए, यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म से और कुछ लॉन्ग टर्म से होनी चाहिए। ठीक है, इनकी फाइनेंसिंग मिक्स लेवल पर होनी चाहिए, और कुछ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म में और कुछ फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू और कुछ फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फंड्स के थ्रू होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर करंट एसेट्स की सारी फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू हो जाएगी तो शॉर्ट टर्म फंड्स को भी आपको टाइमली रिपे करना है, आपको लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएंगे, बिजनेस में पैसे की कमी हो जाएगी। अगर आप एक रीजनेबल प्रोपोर्शन लॉन्ग टर्म फंड से लेकर चलोगे तो वो आपको बाद में पे करने हैं, है ना, उसको पे करने के लिए आपको हरी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल मेंटेन रहेगी, लिक्विडिटी के क्राइसिस नहीं होंगे। इसी को हम नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। और इंडिया के बैंक्स को मिनिमम 25% ऑफ देयर टोटल करंट एसेट्स नेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर कर चलनी है। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल को मार्जिन मनी बोल सकते हैं, और मार्जिन मनी कहाँ से आएगी, इक्विटी से आएगी या फिर डेट से आएगी, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स से मार्जिन मनी आपके पास आएगी। क्लियर हो गया आपको? आगे बात करते हैं अक्रूवल्स की। अक्रूवल्स क्या है? अक्रूवल्स का मतलब है, मान लीजिए कोई ऐसी सर्विस है दैट यू हैव अवेल्ड, बट उसके अगेंस्ट अभी आपने पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग वाली बात जो है वो अक्रूवल्स में आ जाती है। तो आपने कोई पेमेंट करनी थी बट पेमेंट अभी करी नहीं है, यू विल पे दैट पेमेंट इन फ्यूचर। तो जब तक आपने वो पैसा नहीं दिया है तब तक वो पैसा आपके पास ही तो है। अगर आपके पास है तो आपका एक करंट एसेट का सोर्स है, आपकी करंट एसेट का बैलेंस मेंटेन्ड है, नहीं तो उतना एक अमाउंट आपकी करंट एसेट्स में से और रिड्यूस हो जाता है ना। तो जैसे टैक्स है, टैक्स आपका जैसे ही आप प्रॉफिट अर्न करते हो आपका टैक्स अक्रू हो जाता है, आपको टैक्स पे करना, यू आर लाइबल टू पे टैक्स नाउ। बट टैक्स पे करने की कुछ डेट्स हैं, जब वो डेट आएगी तभी टैक्स पे करोगे, है ना। तो जो टाइम गैप है उस टाइम गैप के लिए आप उस डिफरेंस को यूटिलाइज करते हो, दैट करंट एसेट डिफरेंस इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय यू।
तो बैलेंस शीट अगर बनाई जाए तो अक्रूवल्स को कहाँ लिखा जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ में। और ये अक्रूवल्स एक तरीके से हमारे लिए क्या है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इनका अक्रूवल का अमाउंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कितने लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, क्या उसका ऑपरेशंस का नेचर है, क्या इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, और साथ साथ गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। मैनेजमेंट का इस सब पे कंट्रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार पर जब आपने सामान खरीदा, आपने मान लो एक रॉ मटेरियल खरीद लिया, 2 महीने के बाद आपने कहा कि मैं पेमेंट करूंगा, 2 महीने का जो टाइम पीरियड है दैट इज ट्रेड क्रेडिट। 2 महीने के लिए आपने जो नेगोशिएशन करा है फॉर द डिले इन पेमेंट्स, उस टाइम के लिए आप उसको यूज कर सकते हो उन फंड्स को कहीं और। तो क्रेडिट का अमाउंट कितना मिलेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि सप्लायर की विलिंगनेस कैसी है, वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री की क्या प्रैक्टिस चल रही है, इंडस्ट्री में क्या टाइम पीरियड चल रहा है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन कैसी है, आपके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और साथ ही साथ आपका पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है, आप पहले अपनी पेमेंट्स कितने टाइमली बेसिस पर कर कर चल रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स फॉर प्रोवाइडिंग यू ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट का डिसीजन जो है ना, वो आपका इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वन इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड अदर वन इज लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि एक हिडन कॉस्ट होती है। जब हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं, अच्छा तो बहुत लग रहा है कि 2 महीने के बाद पे करना है, अभी कैश हमारे पास पड़ा है, पर उसके लिए हमें एक हिडन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। कहने का मतलब, अगर मैंने 1 लाख, मान लो 10 लाख के मैंने गुड्स खरीदे, तो इफ़ आई हैव टेकन 2 मंथ्स क्रेडिट, तो आफ्टर 2 मंथ्स मुझे कितना पैसा देना है, आफ्टर 2 मंथ्स मुझे 10 लाख रुपीज ही देकर चलने हैं, राइट। बट अगर मैं इमीडिएट पेमेंट कर दूं, अगर मैं इमीडिएट पेमेंट कर दूं, तो मेरा सप्लायर मुझे डिस्काउंट दे देगा। कैश पेमेंट करने के लिए मुझे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका अगर मुझे 1% भी कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो मेरे लिए बेनिफिट ही तो है। दिस कैन ओनली हैपन अगर मेरे पास लिक्विडिटी है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं इस हिडन कॉस्ट को बाइफरकेट कर सकता हूँ, मैं इस हिडन कॉस्ट को बचा सकता हूँ। बट अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लिक्विडिटी अभी इस टाइम पर नहीं है, तो उस केस में मेरे को क्रेडिट अवेल करना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। देन लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, अगर एक बिजनेस के पास बहुत फ्री कैश पड़ा हुआ है, आइडियल कैश पड़ा हुआ है, तो वो क्यों लेगा क्रेडिट, वो तो इमीडिएट पेमेंट कर देगा। समझ रहे हो, इसी हिडन कॉस्ट के रेफरेंस में बात करो तो अगर लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो वो आइडियल कैश जो है वो पड़ा हुआ है, तो वो इमीडिएट पेमेंट कर देगा। बट अगर लिक्विडिटी पोजीशन इज अनस्टेबल है ना, ठीक नहीं है, नॉट दैट कंफर्टेबल, तो आप जो है यू विल आस्क फॉर क्रेडिट, आप क्रेडिट की बात करोगे, फिर आपको हिडन कॉस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देन कम्स वर्किंग कैपिटल एडवांस, जो आपको कमर्शियल बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है। फंड बेस की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की फैसिलिटी आपको मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल एडवांस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और नॉन फंड बेस में बैंक आपके लिए गारंटी ले लेता है, बैंक बिल्स को एक्सेप्ट कर लेता है, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है आपको, तो वो आपके लिए नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करवा देते हैं। पहले बैंक्स को आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता था कि किस बोरोवर को कितनी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो प्रोवाइड करवानी है। अब ये बैंक्स अपनी जजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। देन आर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे पैसे दे दो, यही है हमारे पास इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, लगभग 6 महीने तक ही पैसे जो दिए जाते हैं वो यहाँ पर। डिपॉजिट्स जो हैं वो आपको 1 डे नोटिस देकर आप डिपॉजिट्स को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। 3 मंथ 6 मंथ कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जो प्रोसीजर है इन डिपॉजिट्स को प्रोक्योर करने का वो बहुत ही सिंपल है, कोई आपको फॉर्मेलिटीज़ को यहाँ पूरा नहीं करना पड़ता। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की आपसी सहमति पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट है, कितना टाइम पीरियड है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
मार्केट थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इसमें, और डिपॉजिट्स भी अनसिक्योर्ड रहते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं होती है इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, सिर्फ रेपुटेशन के बेसिस पर और पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पर ये प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। देन आर द पब्लिक डिपॉजिट्स, जब कुछ पैसा पब्लिक से उठाया जाता है, इंटरेस्ट रेट इसका फर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, रेपुटेशन पर, मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। पब्लिक से कुछ पैसा उठा लिया जाता है, इसके रूल्स रेगुलेशन सभी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रोवाइडेड हैं कैसे इशू कर सकते हैं। राइट डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स को राइट दे देते हो कि अगर आपने हमारी कंपनी के डिबेंचर्स लेने हैं तो ले लो, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज राइट डिबेंचर्स को इशू कर सकती हैं। देन कम्स कमर्शियल पेपर, एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1990 में इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। कमर्शियल पेपर के थ्रू बोरोइंग जो है वो शॉर्ट टर्म बाकी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कंपैरेटिवली हमें कम पड़ती है। ऐसी कंपनीज जिसमें एनबीएफसीज या एआईएफआईज जो ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ये आ जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज कर सकते हैं थ्रू कमर्शियल पेपर। कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जिसके पास 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की मिनिमम नेटवर्थ है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एलएलपी के केस में भी अगर उनके पास मिनिमम उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो वो लोग भी कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी एक स्पेसिफिक एंटिटी जिसको आरबीआई ने बोल दिया है कि आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, तो वो भी इशू कर सकते हैं। आफ्टर दिस जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सॉरी कमर्शियल पेपर में ही आगे कुछ कमर्शियल पेपर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्रोमिसरी नोट है जो कि डीमैट फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करेगा। इसके मिनिमम डिनोमिनेशन 25 लाख होगी और 25 लाख के मल्टीपल्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख, इस तरीके से। डिस्काउंट पर इशू कर फेस वैल्यू पर इन्हें रिडीम कर दिया जाएगा। कोई अंडर राइटिंग, कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन यहाँ पर परमिशन नहीं है। टाइम पीरियड जो रहेगा वो 7 डेज से 1 ईयर तक रहेगा, यानी 7 डेज से 364 डेज तक का टाइम पीरियड रहेगा। क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर आपको सेबी की सजेस्टेड, सेबी की रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग 3A3 की रिक्वायरमेंट आपको है। अगर आपने एक साल बीइंग अ कंपनी, आपने एक साल 1000 से ज़्यादा, 1000 करोड़ से ज़्यादा के आपने अगर कमर्शियल पेपर इशू किए हैं, तो आपको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवानी पड़ेगी और लोअर रेटिंग को अडॉप्ट किया जाएगा। बायबैक अगर आप करना चाहते हैं तो आप मैच्योरिटी से पहले इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस दे सकते हैं। और जो कमर्शियल पेपर हैं ये सेकेंडरी मार्केट पर प्रिवेलेंट मार्केट रेट पर बायबैक किए जा सकते हैं। और जो कमर्शियल पेपर हैं वो कभी भी 30 दिन से पहले, मतलब डेट ऑफ इशू से 30 दिन से पहले आप उससे बायबैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डेटर और फर्म के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई। डेटर यानी कस्टमर, कस्टमर ने कुछ रॉ मटेरियल की डिमांड करी और फर्म ने उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया और इनवॉइस जनरेट कर दिया। इसी इनवॉइस को फैक्टर के पास ले जाया गया और इनवॉइस को बेच दिया डिस्काउंट पर, ठीक है, डिस्काउंट पर इसको सेल कर दिया। इससे अमाउंट रिसीव कर लिया। जैसे ही अमाउंट क्लाइंट के पास चला गया, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। जिस टाइम डेटर पेमेंट करेगा, डेटर फैक्टर को कंप्लीट पेमेंट कर देगा। जो डिफरेंस होगा वो फैक्टर की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। आगे है हमारे पास फॉरफेटिंग, सिमिलर कंसेप्ट टू फैक्टरिंग है। अब ये उन्हीं केसेस में होगा जहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट का यूज होगा। इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई। इंपोर्टर जो है बैंक से गारंटी लेगा, बैंक ने रिटर्न में गारंटी दे दी इंपोर्टर को, गारंटी इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करवा दी। अब इसी गारंटी के बेसिस पर जो गारंटीड रिसीवेबल्स हैं, ये गारंटीड रिसीवेबल्स इस फॉरफेटर को बेच दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स का मतलब क्या है, सारा रिस्क किसका है, फॉरफेटर का है। एक्सपोर्टर का कोई भी रिस्क नहीं है। अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो एक्सपोर्टर का कोई भी बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। एक्सपोर्टर को अपना फाइनेंस मिल जाता है और जब जिस बैंक के थ्रू इंपोर्टर ने पेमेंट करनी है, जब टाइम पीरियड आएगा तो उस बैंक के थ्रू पेमेंट उस बैंक से फॉरफेटर के पास चली जाएगी ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। इंपोर्टर उसे संभाल के रखना चाहे, मेच्योरिटी तक तो रख सकता है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को बेचना चाहे या फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना चाहे, वो उसकी अपनी मर्जी है। फॉरफेटिंग को लेकर आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है कि ट्रेड क्रेडिट जो है सिर्फ परमिसिबल आइटम्स पर ही अलाउ किया जाएगा। नॉन कैपिटल गुड्स में क्रेडिट पीरियड 1 साल तक रहेगा और या फिर ऑपरेटिंग साइकिल जो भी
कम टाइम पीरियड होगा। कैपिटल गुड्स के केस में क्रेडिट पीरियड 5 ईयर्स फ्रॉम द शिपमेंट डेट रहेगा। कोई एक्सटेंशन, कोई रोल ओवर यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ट्रांजैक्शन इंडियन नेशनल रुपी में ही होनी चाहिए। अब बैंक्स वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कैसे करते हैं? बैंक्स को भी तो असेस करना है कि हाउ टू मेंटेन द वर्किंग कैपिटल। तो एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर टर्नओवर जो है वो यहाँ पर बैंक यूज़ करते हैं। बैंक और बोरोवर के बीच में उन्हीं को यूज़ किया जाता है। असेसमेंट के लिए 3 मेथड्स को फॉलो किया जाता है: होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड, कैश बजट मेथड एंड द टर्नओवर मेथड। तो सबसे पहला मेथड है होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड, जहां पर आप ग्रॉस टोटल वर्किंग कैपिटल असेस करते हो। ग्रॉस टोटल वर्किंग कैपिटल किस तरीके से असेस होगी? इट इज असेस्ड यूजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ लेवल, जो हमारे पास स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, लीड टाइम, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कितना बड़ा है, सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। देन रिसीवेबल्स के बारे में जो है नॉलेज गेन की जाती है कि कितने हमारे जो रिसीवेबल्स बिल्स जो हैं वो जनरली रहते हैं। एंड अदर वर्क जो करंट एसेट्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। कोई एडवांस टैक्स पेमेंट्स हैं, कितना एडवांस सप्लायर्स को दिया है, क्या कैश लेवल्स हैं, उन सबको भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। फिर सोर्सेज को देखा जाता है, सोर्सेज ऑफ मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अपने नेट वर्किंग कैपिटल वाले सोर्सेज, सप्लायर से कोई क्रेडिट लिया, कोई और करंट लायबिलिटी है, बैंक से फाइनेंस लिया, सभी को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज अ कैश बजट मेथड। एक आइडियल वे है जिससे आप जान सकते हो कि एक बैंक को प्रिसाइसली कितने कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज बैंक के रहते हैं, और कैश बजट जो कैश डेफिसिट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो कैश फ्लोज को मंथली क्वार्टरली बेसिस पर जज करना बहुत ही फिजिबल है, बहुत ही ईजी आपके पास मेथड है। तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो की एक स्टेटमेंट बना दी जाती है और बैंक फाइनेंस जो है वो आपका कैश डेफिसिट के बराबर हो जाएगा, और जितना भी आपका जो कैश डेफिसिट है वो आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा। सीजनल प्रोडक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में या ऑर्डर बेस्ड एक्टिविटीज़ में ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सुटेबल रहता है। नेक्स्ट वन इज़ अ टर्नओवर मेथड। सेल्स बेस्ड मेथड आपका रहेगा। यहाँ पर माना जाता है कि जो एंटरप्राइज है उसको अपनी जो उसकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इट वुड बी इक्वल टू द 25% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। जितनी एक बैंक की एनुअल टर्नओवर है उसका 25% दैट इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जिसमें से 20% बैंक प्रोवाइड करवा देगा और 5% आप मार्जिन से जो है वो ब्रॉट इन कर सकते हो। आरबीआई की अगर गाइडलाइंस की बात करूं फॉर मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, तो बैंक्स जो हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इनको दे देते हैं 20%, जिसकी मैंने अभी बात की है, जिनकी क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ तक रहती है इंडिविजुअल केसेस में। और यहाँ पर उन इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंसिंग की जाती है जिनका वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 महीने से ज़्यादा का है। तीनों मेथड को अगर मैं कंपेयर करूं तो जो होल्डिंग मेथड है वहाँ पर एवरेज लिया जाता है ऑफ सभी पैरामीटर्स का, जहाँ पर हमने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज एंड देन फंड्स को असेस किया। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल मेथड हमारा होल्डिंग मेथड ही है, जहाँ पर यूनिफॉर्म ऑपरेशंस, मार्केट कंडीशन सबकी स्टडी की जाती है। कैश बजट मेथड वहाँ पर सुटेबल है जहाँ पर ना कैश की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, जहाँ सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर टाइम टू टाइम जो है चेंजेस आते रहते हैं। टर्नओवर मेथड छोटे बिजनेसेस के लिए सुटेबल है जहाँ पर डिटेल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी हमें नहीं होती। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक टुडे। और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म फंड्स यूज्ड इन द ऑपरेशंस। ठीक बात है, इसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड होती हैं, ये भी ठीक बात है। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। नो, ऐसा कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल तो हर बिजनेस के लिए जरूरत है। सो 1 and 2 स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म फॉलोज अ पॉलिसी जहां पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म सोर्सेज से और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस की जा रही है। तो इनमें से कौन सी बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी? इट इज़ अ conservative policy, it is a matching policy, highly aggressive and moderate policy. So this would be a highly aggressive policy कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी आपने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कर दिया तो आपके पास तो कैश की कमी रह जाएगी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड की जानी चाहिए।
A firm adopts the following strategy: reduces inventory levels, extends credit to the customers, reduces credit period from suppliers, uses short-term funds to finance operations. Which of the following is most appropriate conclusion? कि लिक्विडिटी जो है वो टाइम टू टाइम इंप्रूव होती रहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती रहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है विद रिस्क और कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो एक फर्म क्या कर रही है, अपने उसने इन्वेंट्री लेवल कम कर दिए, उसने क्रेडिट कस्टमर्स को देना शुरू कर दिया, सप्लायर का क्रेडिट पीरियड कम कर दिया और शॉर्ट टर्म फंड्स से फाइनेंसिंग कर रहा है, तो अपने रिस्क को बढ़ा रहा है। तो यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिस्क के साथ बढ़ जाएगी। सभी उल्टी चीज़ें जो है वो ये बिजनेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक फर्म ने अपनी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को रिड्यूस कर दिया, साइमल्टेनियसली उन्होंने अपना क्रेडिट पीरियड कस्टमर्स के लिए बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि होल्डिंग पीरियड भी कम हो गया और उधर से क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया, तो दोनों ही ऑपोजिट इम्पैक्ट्स आ गए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ओवर ट्रेडिंग लीड्स टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सेल्स जो हैं वो वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा जल्दी चलेंगी। तो ये सही बात है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं और रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है अपनी असर्शन को। सो उन कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं जिनकी बात हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में की थी। सो अपने ब्राउज़र में जाएंगे, edutab.in सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर edutab की वेबसाइट आपको विजिबल होगी, कोर्सेज सेक्शन, जैब कोर्सेज। तो आपको JAIB वाला इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से साइड से तो आपको JIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। अब इस टाइम जो आपका एग्ज़ाम टाइम है बहुत ही कम बचा है, आपकी प्रिपरेशन टाइम पीरियड बहुत कम बचा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इधर लाइव क्रैश कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर लो और फटाफट अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कवर अप कर दो। लाइव क्रैश कोर्स में जहाँ 60 कंसेप्ट क्लासेस में सिलेबस करवाया जा रहा है, 2 आवर्स की क्लासेस हैं, 120 आवर्स की टीचिंग आपका यहाँ पर होगी। वहीं पर सुपर क्रैश कोर्स में 24 कंसेप्ट क्लासेस में सिलेबस करवाया जा रहा है, 2.5 घंटे की क्लास होगी और 60 आवर्स की टीचिंग आपकी सुपर क्रैश कोर्स में रहेगी। लाइव और सुपर क्रैश कोर्स में दोनों ही जगह आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस रहेंगी तो टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए सिलेबस हो जाएगा। मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस है, यानी कि आपका बैंकिंग शेड्यूल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये जो कोर्सेज हैं ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हैं और इस टाइम तो सुपर क्रैश कोर्स बेस्ट रहेगा क्योंकि सुपर फास्ट एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी भी अगर आप बैच 2 में खुद को एनरोल कर लेते हो, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है, तो जैसे ही आप बैच 2 में खुद को एनरोल करते हो, 8 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट है, 7 अप्रैल को ओरिएंटेशन है एंड 8 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। 20 अप्रैल तक आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगी एंड देन यू विल बी ईजिली एबल टू रिवाइज योर सिलेबस। आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप अपने कंसेप्ट पर और ज़्यादा कमांड जो है वो डेवलप कर पाएंगे। सो एनरोल योर सेल्फ फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन इन May 2026 अटेम्प्ट। ठीक है, इन कोर्सेज से पढ़ने से आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs आपको प्रोवाइडेड हैं। एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट फील करो, हर चैप्टर के MCQ सॉल्व करो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ज़रूर प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्ज़ाम एनवायरनमेंट को फील कर सको। आपको वही टाइमर के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है जैसे एग्जामिनेशन में होता है। तो लाइव और सुपर क्रैश कोर्स में भी आपको मॉक टेस्ट जो है यही वाले आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ डीप डिटेल्ड प्रैक्टिस के लिए आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर एग्जामिनेशन तो मास्टर कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आप डिटेल में सारा सिलेबस कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू कवर कर पाएंगे, लाइव क्लासेस का एक्सेस ले पाएंगे, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही जगह पर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अगर आपको एक ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है या इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स की हेल्प से आप उस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो। लेट्स गेट बैक टू अ सेशन
फॉर द डे, जहाँ पर हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में समझा। कोई डाउट, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फॉर any other kind of doubt and query you can call us or email us at hello@edutap.co.in। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्जामिनेशन अटेम्प्ट जरूर क्वालिफाई होगा। टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।